गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कक्षा 12 के विद्यार्थियों। आज हम गरीबी का स्वरूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गरीबी का स्वरूप पढ़ेंगे। गरीबी का स्वरूप। देखिए स्टूडेंट, गरीबी के कितने स्वरूप होते हैं? तो गरीबी के दो स्वरूप हैं। पहला है निरपेक्ष गरीबी और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। पहला है निरपेक्ष गरीबी और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। आप इस दो प्रकार के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे निरपेक्ष गरीबी की। किसकी बात करेंगे? निरपेक्ष गरीबी की। तो देखिए डियर स्टूडेंट, निरपेक्ष गरीबी क्या है? तो आपके बुक में लिखा है, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। यानी कि एक कीमत तय कर दी जाती है। मान लीजिए कि एक कीमत है $1.5। इस समय अगर कोई व्यक्ति $1.5 से कम कमाता है, यानी $1.5 से कम उसकी आय है, मान लीजिए ये गरीबी रेखा निर्धारित कर दी गई है कि अगर जो व्यक्ति $1.5 कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा पर जी रहा है। यानी कि व्यक्ति को गरीबी रेखा कब कहा जाएगा? तो मान लीजिए एक आय का न्यूनतम स्तर होता है, अगर व्यक्ति उसको प्राप्त करता है तो गरीबी रेखा के पास है। इसका मतलब मैंने $1.5 निश्चित कर दिया। अगर व्यक्ति $1.5 कमाता है तो इसका मतलब है वो गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन अब निरपेक्ष गरीब क्या है? तो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाएं खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। लेकिन अब निरपेक्ष गरीब क्या कहता है? गरीबी रेखा के नीचे जो हो, यानी जो गरीबी रेखा को भी ना प्राप्त कर सके, गरीबी रेखा को ना प्राप्त कर सके, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा निरपेक्ष गरीब। यानी गरीबी रेखा के नीचे भी कुछ लोग होते हैं, उसे हम कहेंगे निरपेक्ष गरीब। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। निरपेक्ष गरीबी को संपूर्ण गरीबी के रूप में, संपूर्ण गरीबी को मतलब कि बिल्कुल गरीब है, वो अपनी आय का न्यूनतम हिस्सा भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, संपूर्ण गरीबी से कहेंगे, यानी बिल्कुल गरीब है। तो और इस विशेष गरीब को घटाने की लक्ष्यांक आधारित निश्चित प्रकार की नीतियां भी अपनाई गई हैं। इस गरीबी को घटाने के लिए सरकार कुछ नीतियां बनाती है, कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है कि हम इतने वर्षों में इतने गरीबों को उनकी न्यूनतम आय प्राप्त करवाएंगे, या ऐसी कोशिश करेंगे कि इन्हें रोजगार प्राप्त हो और ये इस न्यूनतम आय को प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, गरीबी रेखा क्या है? क्या गरीबी रेखा क्या है? देखिए, गरीबी रेखा के निरपेक्ष स्तर का अंदाज प्राप्त करने में क्या क्या, कैसे अंदाजा लगाएंगे? अनाज, दाल, दूध, मक्खन इत्यादि न्यूनतम भौतिक प्रमाण जो जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, वह प्राप्त करने हेतु न्यूनतम प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च गरीबी रेखा है। यानी हमारे जीवन में दाल, चावल, दूध, मक्खन, घी, इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ रकम खर्च की जाती है और इसी रकम को प्रति व्यक्ति उपभोग पर जारी किया जाता है। यानी एक व्यक्ति दाल, दूध, मक्खन इत्यादि को प्राप्त करने में कितनी रकम खर्च कर रहा है, प्रति व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, उसी को हम गरीबी रेखा के अंदर, उसी से गरीबी रेखा डिसाइड करते हैं। यह प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोग खर्च निश्चित करने के लिए आयोजन के शुरुआत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा बनाया गया था। किसने इसकी शुरुआत की? तो भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च निश्चित करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे आप ICMR भी कहते हैं, इसने निर्धारित किया कि अगर प्रति व्यक्ति गाँव में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी निश्चित किया गया। ध्यान दीजिए, अगर इतना ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी अगर ग्रामीण क्षेत्र में ना प्राप्त कर सकें तो इसका मतलब ये है कि वो लोग गरीब हैं। इस पद्धति को आयोजन पंच द्वारा 1969 में मंजूर किया। आयोजन पंच यानी पंचवर्षीय योजना में जो योजना बनाई जाती है उसके अंदर इसको क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया और 1960-61 की कीमतों का आधार वर्ष माना गया और निश्चित किया गया कि 20 रुपया प्रति व्यक्ति निश्चित किया गया।
कि एक व्यक्ति 20 रुपया अगर खर्च करता है तो गरीब नहीं कहा जाएगा, ऐसा उस समय निश्चित किया गया। इसके बाद दांडेकर और रथ समिति। दांडेकर और रथ समिति, दांडेकर और रथ समिति ने क्या कहा? दांडेकर और रथ समिति ने कहा कि इस पद्धति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 1960-61 में 15 रुपये, यानी ग्रामीण क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा? अगर ग्रामीण क्षेत्र में 15 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च कर रहा है और शहर में 22.5 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो गरीबी रेखा के पास है। उसके बाद योजना आयोग ने, ये ध्यान दिए लाकड़ा वाला, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो योजना आयोग ने प्रोफेसर डी.टी. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में निश्चित किए गए विशेषज्ञ समूहों ने वर्ष 1993 के लिए 1973-74 को आधार वर्ष माना। ये लाकड़ा वाले समिति ने उसको संशोधित किया और कहा कि अगर 49 रुपया शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 49 रुपया और शहरी क्षेत्र में 57 रुपया कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो गरीबी रेखा के पास है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब गरीबी रेखा गणना करने की पद्धति की सबसे बड़ी मर्यादा है कि उसमें सिर्फ कैलोरी को ध्यान में रखा जाता है। क्या भोजन ही किसी व्यक्ति की गरीबी रेखा डिसाइड करता है? जी नहीं। इसमें गरीबी क्या है? एक आर्थिक परिस्थिति है, और भूख क्या है? एक शारीरिक परिस्थिति है। इससे गरीबी रेखा भूखमरी रेखा बनकर रह जाती है। कोई जरूरी नहीं व्यक्ति गरीब हो तो ही भूखा हो, व्यक्ति की और भी परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से उसको भूख ना लगे, प्यास ना लगे। तो यहाँ पर भारत की जो गरीबी रेखा निर्धारित करने की पद्धति थी वो भूख पर आधारित थी। यानी कि आप देख रहे थे कि पहले 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों में, 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में डिसाइड किया गया कितना अगर व्यक्ति प्राप्त करता है तो गरीबी रेखा के पास है। इसका मतलब क्या है कि गरीबी को निर्धारित करने के लिए और भी आयाम जोड़ने चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट? चलिए, गरीबी रेखा की संकल्पना गतिशील बनाने के लिए जीवन की गुणवत्ता का न्यूनतम स्तर निश्चित करना चाहिए। यानी कि केवल भूख ही नहीं, जीवन को गुणवत्ता परक बनाना चाहिए, और उसके लिए जीवन जरूरी सुविधाएं, जैसे देखिए यहाँ पर आ गया पौष्टिक एवं संतुलित आहार, स्वास्थ्य, बिजली, रसोई ईंधन, कपड़ा, शिक्षा पर किया गया खर्च, आवास इत्यादि बातों का समावेश गरीबी के अंदर किया जाना चाहिए। यानी कि आप भोजन दे देंगे इससे काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि आप अपनी जनसंख्या को भोजन आधारित गरीब के रूप में डिसाइड कर रहे हैं। देखिए, गरीबी में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, पेयजल इत्यादि का ख्याल भी रखना चाहिए। इस संदर्भ में गरीबी मापन की पद्धति की पुनः रचना करने के लिए प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली, यानी इस कमी को दूर करने के लिए प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपना अहवाल 2009 में सरकार को सौंपा। 2009 में समिति ने अपना रिपोर्ट किसको दे दिया? सरकार को दे दिया। समिति ने गरीबी रेखा निश्चित करने वाली नई कार्य पद्धति निश्चित की। यानी इस समिति ने एक नया परिभाषा दिया जिसमें कैलोरी को उपभोग हेतु आवश्यक खर्च के लिए उन्होंने कहा कि कैलोरी तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर और भी आयाम जुड़ने चाहिए। उन्होंने क्या क्या जोड़ा? उन्होंने शिक्षा जोड़ा, स्वास्थ्य जोड़ा। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया सरकार को कि आप केवल कैलोरी यानी भोजन के ऊपर ध्यान मत दीजिए, इसके अलावा आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे भी खर्च को ध्यान दीजिए। इस नई पद्धति के अनुसार 2011-12 में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च को ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपया रखा गया और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपया निश्चित किया गया। यानी ये सारी डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है, ये सारी की सारी गरीबी रेखा के बारे में आपको इंगित करती है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरपेक्ष गरीबी निश्चित करने के लिए गरीबी रेखा समान रूप से किसी एक वर्ष के दौरान औसत वयस्क आयु के व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने वाले आवश्यक संसाधनों हेतु खर्च द्वारा निश्चित किया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह परिभाषा दी गई निरपेक्ष गरीबी की कि एक वयस्क व्यक्ति कितने प्रकार के संसाधनों का उपयोग अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण विश्व बैंक ने कब किया? तो डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने 2005 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का निर्धारण करने की कोशिश की। कब? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी निर्धारित करने की कोशिश 2005 में विश्व बैंक ने की। उन्होंने कहा परचेसिंग पावर पैरिटी यानी समक्रय शक्ति पीपीपी के आधार पर अगर
वर्ल्ड बैंक कहता है कि एक व्यक्ति $1.25 यानी $1.25 निश्चित किया गया, जो वर्ष 1990 में $1 था। 1990 में क्या था? $1 था, और बाद में उसको बढ़ाकर $1.25 कर दिया गया। वर्ष 2015 में $1.90 किया गया। कितना? $1.90 किया गया। यानी कि अगर व्यक्ति इतना कमा रहा है, $1.25, 1990 के आंकड़े में $1.1, 2005 के आंकड़े में $1.25, और इसके बाद 2015 में $1.90। अगर व्यक्ति इतना कर रहा है तो निरपेक्ष गरीब है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की मदद से अलग अलग देशों में एक ही मापदंड द्वारा निरपेक्ष गरीबी की तुलना की जा सकती है। यदि इसका क्या फायदा है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा जो होती है, इसकी मदद से आप दो देशों की तुलना कर सकते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है भारत में निरपेक्ष गरीबी। भारत में निरपेक्ष गरीबी। देखिए NSSO, इसका पूरा नाम आप याद रखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO का पूरा नाम क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है, NSSO का पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 68वें राउंड 2011-12 में, यानी इसका मतलब है कि इसकी स्थापना 68 साल पहले हो चुकी है। तो प्रयुक्त संयुक्त परिवार खर्च के आंकड़ों का उपयोग किसने किया? तेंदुलकर समिति ने। भारत में वर्ष 2004-05 में गरीबी का अनुपात कितना बताया? 37.2। नेशनल सैंपल सर्वे का आंकड़ा का उपयोग करके तेंदुलकर समिति ने बताया कि भारत में 37.2% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि यह घट गई है। 2011-12 में कितनी हो गई है? 2011-12 में यह होकर 21.9% हो गई है। फिर उन्होंने वो बताते हैं तेंदुलकर साहब, तेंदुलकर कमेटी बताती है कि भारत में गरीबी का प्रमाण देख सकते हैं आप। 2004-05 में शहर में 41% लोग गरीब थे, सॉरी गांव में 41% लोग गरीब थे, शहर में 2011-12 में गांव में देखिए 41.8 और गांव में 25, और फिर देखिए शहरों में 25% थे और 13% 2011-12 में गरीबों का प्रमाण हो गया। और कुल गरीबी 2004-05 37 थी और 21.9 घट के हो गई। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2004-05 में गरीबी कितनी है? 41.8% आपने देखा। तो वर्ष 2011-12 में घट के 25.7 हो गई। शहरी क्षेत्रों में देखिए गरीबी तेजी से घटी है। इसका कारण क्या है? शहरी क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, इसलिए शहरी क्षेत्रों में तेजी से गरीबी घटी है। अब देखिए हम बात करते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण। देखिए आप देखेंगे इस रिपोर्ट में कि सभी जगह पे गरीबी एक जैसी नहीं है, हर जगह पर गरीबी अलग अलग है। देखिए 10% से कम गरीब गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। 10 से 20% जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। अब 20 से 30% गरीबी में आते हैं पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। 30 से 40 यानी एकदम गरीब राज्यों में आते हैं मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये एकदम कम गरीबी वाले राज्यों में आते, एकदम अधिक गरीबी वाले राज्यों में आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ गरीबी क्यों कम है। तो गोवा में देखिए यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, केरल जो है व्यापार अधिक होता है, हिमाचल प्रदेश में भी फैक्ट्रियाँ हैं, सिक्किम में पढ़ा लिखा स्टेट है, पंजाब में हरित क्रांति के बाद सिंचाई में वृद्धि होने से खेती वगैरह में वृद्धि हुई, इसलिए यहाँ पे गरीबी का अनुपात कम है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया। देखिए ये रिपोर्ट किसकी है? तो आर्थिक सर्वे 2015-16 की ये रिपोर्ट है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ऊपर दर्शाई गई जानकारी के अनुसार 10% से कम गरीबी वाले राज्य गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब का समावेश होता है, ये मैंने बताया। जबकि 10 से 20% में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा राज्यों का आप देख सकते हैं। तो वर्ष 2013 में प्रकाशित हुए वार्षिक अहवाल के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों सबसे कम गरीबी गोवा में। ध्यान दीजिए आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक गरीबी तो 39.93 के साथ छत्तीसगढ़ सबसे गरीब स्टेट बना। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही। अब हम सापेक्ष गरीबी के बारे में कल पढ़ेंगे।
थैंक यू वेरी मच।